अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्लियरली दिखाई देती है। लोग अपना पहला घर 37 की एज में खरीदते हैं और भारत की 2/3 पॉपुलेशन की एज 37 से कम है। इसीलिए इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ बनी रहेगी। आज हम इस सेक्टर की कंपनी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी अगले 5 साल में 4 गुना होने का दमखम रखती है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, मोट, रिस्क, लीडरशिप एंड फ्यूचर फाइनेंशियल आउटलुक। कंपनी 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी 100% सिक्योर लैंडिंग प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अगर आपको इनसे लोन चाहिए तो आपको अपना घर इनके पास गिरवी रखना पड़ता है और आपके घर की जो 40% वैल्यू होती है उससे कम का ही आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके घर की वैल्यू 25 लाख रुपए है तो आपको 10 लाख रुपए से कम का ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा होता है। ये आपको लोन तभी प्रोवाइड करते हैं जब आपको जमीन पहले से होती है और उसके ऊपर आपको घर बनाना होता है, या फिर आपने घर बनाना चालू कर दिया होता है और बीच में आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, या फिर आपको बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब भी ये कंपनी आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी 2 तरीके के लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन। कंपनी को 8% पे बैंक से पैसा मिल जाता है और अपने कस्टमर को 15% पे हाउसिंग लोन देती है। यहां पे इनका स्प्रेड बनता है 7% का, और बिजनेस लोन 21% पे देती है जहां पे इनका स्प्रेड बनता है 13% का। ये स्प्रेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। अगर आप इंडिया की टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो तो जब वो हाउसिंग लोन करते हैं तो उनको 2.5 से 3% का ही स्प्रेड मिलता है। इनके इतने ज्यादा स्प्रेड होने का कारण भी इनके कस्टमर्स हैं। इनकी जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो सेल्फ एम्प्लॉयड और इनफॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। इन कस्टमर्स को जनरली रिस्की माना जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि जैसे आपके कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ग्रोसरी शॉप ओनर। इनफॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब है प्यून, गार्ड्स। मजेदार बात तो यह है कि इतने रिस्की कस्टमर होने के बावजूद भी इनके एनपीए सिर्फ 1.29% है, जो कि इंडिया की टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका एवरेज ग्रॉस एनपीए 1.9% आता है। एचडीएफसी बैंक 1.2%, आईसीआईसीआई बैंक 2.76%, कोटक बैंक 1.77%। और इनका जो इतना कम एनपीए है ना, उसकी वजह भी इनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि जिनको ये लोन देते हैं वो लोग उसी घर में रह रहे होते हैं और जो लोन की वैल्यू होती है वो घर की वैल्यू से काफी कम होती है। तो इस वजह से लोग इनके लोन सबसे पहले देते हैं। जब इतने अच्छे स्प्रेड्स हैं और इतने लो एनपीए हैं तो बैंकों ने अभी तक इनका मार्केट शेयर कैप्चर क्यों नहीं किया है? इसकी वजह है इनके कस्टमर्स और इनकी अंडरराइटिंग प्रोसेस। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे 3 चीजें मांगता है, सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक ट्रांजैक्शन। और एप्टस के जो कस्टमर्स हैं उनके पास ये तीनों ही चीजें नहीं होती हैं। तो कंपनी को इन कस्टमर्स की इनफॉर्मल सैलरीज को असेस करना पड़ता है और उसके बेसिस पे इनको लोन देना पड़ता है। मजेदार बात तो यह है कि एक अकेले बंदे की सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो ईएमआई पे कर पाए, इसलिए इन कंपनीज को पूरी फैमिली की इनकम को असेस करना पड़ता है और ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। अगर ये आसान होती तो कंपनी पिछले 10 साल से बिजनेस में है और फेमस भी है और सबको इसके फाइनेंशियल पता है, तो अब तक इसकी ग्रोथ रेट कम क्यों नहीं हुई? सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स आर वेरी रिस्की। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला, कंपनी उन्हीं को लोन देती है जो उस घर में रह रहे होते हैं। दूसरा, लोन का अमाउंट घर की वैल्यू से काफी कम होता है। इस वजह से कस्टमर्स इनकी ईएमआई टाइमली पे करते हैं। कलेक्शन इज टफ। आज से कुछ टाइम पहले कलेक्शन टफ हुआ करता था, क्योंकि ये कस्टमर किसी एक डेट पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इनको पूरे महीने का टाइम देना पड़ता है कि आप किसी भी दिन पेमेंट कर दो, क्योंकि इनकी जो पगार आती है वो वेरी करती रहती है। पहले इनको ब्रांच में जाके पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई के इंट्रोडक्शन की वजह से 95% कलेक्शन कैशलेस हो चुका है। तीसरा, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। कंपनी का मेजर प्रेजेंस साउथ इंडिया में है। मैं इसको रिस्क नहीं मानता, मैं इसको एडवांटेज मानता हूं, क्योंकि जिन स्टेट में कंपनी की प्रेजेंस है उन स्टेट्स की जीडीपी पर कैपिटा भी ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। कंपनी के फाउंडर एम आनंदन का ट्रैक रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है। फॉर्मर एमडी ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस,
फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। जब ये 5 स्टार में थे ना, तब इनके टाइम पे 34% का AUM ग्रोथ रेट हुआ। और मजेदार बात तो ये है कि जब ये इन कंपनीज में रहे तब भी इन कंपनीज में ग्रोथ हुई, और जब इन्होंने इन कंपनीज को छोड़ दिया तो इतने अच्छे सक्सेशन प्लानिंग करी कि इनके जाने के बाद भी इन कंपनीज में बहुत अच्छी ग्रोथ होती रही है। एप्टस के बोर्ड में काफी जाने माने नाम शामिल हैं। फॉर्मर MD ऑफ SBI, फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ, फॉर्मर MD ऑफ JP Morgan एसेट मैनेजमेंट। जब इतने अच्छे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं ना, तो कंपनी का विजन काफी अच्छा हो जाता है। कंपनी अगले 5 साल में 25 to 30% के AUM ग्रोथ रेट को टारगेट कर रही है, और अगर हम 28% का AUM ग्रोथ रेट को माने और 20% डिविडेंड पे आउट माने, तो कंपनी का अगले 5 साल में EPS का कैगर 23.5% निकल के आता है। EPS का ग्रोथ रेट थोड़ा सा AUM से कम है। इसकी वजह है कंपनी की नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ बोरोइंग से आ रही है रादर देन फ्रॉम द इक्विटी। 5 साल बाद कंपनी की 23% की ROE हो जाएगी और 2.65 का डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा। ये दोनों ही नंबर बजाज फाइनेंस से बेटर हो जाएंगे। तो अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन 5 साल बाद बजाज फाइनेंस की करंट वैल्यूएशन पे माने, तब भी कंपनी का शेयर 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ती जाएगी, और उसके साथ कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी घट जाएगी। तो ये रिटर्न इससे भी अच्छे हो सकते हैं। इस वीडियो को अपनी रिसर्च के लिए आप यूज करिएगा। मैंने नंबर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइस जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।